अगर आप पीएलसी, एचएमआई, सर्वो और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ढेर सारा नॉलेज चाहते हैं तो जुड़े रहिए इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट नॉलेज के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश महमूद और आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड बेसिक पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो वीडियो का पार्ट 2 देखने से पहले वीडियो का पार्ट नंबर 1 ज़रूर देखिएगा ताकि ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन और उसके पार्ट्स के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आज हम बात करेंगे अगले 6 पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो ब्रीदर है, फिर बकल्स रिले, बुशिंग्स, टैप चेंजर, ऑयल गेज और इंसुलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदर के बारे में। द फंक्शन ऑफ द ब्रीदर इज ट्रांसफार्मर इज टू फिल्टर आउट द मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ब्रीदर कंसिस्ट ऑफ सिलिका जेल विच अब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम एयर। यानी कि जो ब्रीदर है वो ट्रांसफार्मर के अंदर दाखिल होने वाली हवा में से एयर को, नमी को अपने अंदर जो है वो जज़ब करता है और बिल्कुल खुश्क हवा जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर दाखिल होती है। तो इसको हम थोड़ी डिटेल में देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर की डायग्राम है जिसमें उसने तमाम पार्ट्स को जो है वो वाज़ेह किया है। तो हमने पहली वीडियो में हमने ये सीखा था कि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर एक छोटा टैंक होता है जिसको कंजर्वेटर कहते हैं, और कंजर्वेटर और मेन टैंक दोनों एक पाइप के जरिए जुड़े होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा और मैं हाइलाइटर के जरिए इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं कि ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है और ये ऊपर उसका कंजर्वेटर टैंक है। और कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक दोनों जो हैं एक पाइप के जरिए जुड़े हुए हैं। तो कंजर्वेटर की एक साइड जो है वो मेन टैंक के साथ जुड़ी हुई है, जबकि कंजर्वेटर की जो दूसरी साइड है उसके साथ ब्रीदर जुड़ा हुआ है। तो ब्रीदर जो है वो क्या काम करता है, जो हवा जो है वो ब्रीदर के जरिए कंजर्वेटर के अंदर दाखिल होती है, ब्रीदर उसमें से नमी को जज़ब करता है और बिल्कुल खुश्क हवा जो है वो कंजर्वेटर के अंदर लेके जाता है। हमें पता है कि जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ने से वाइंडिंग के इर्द गिर्द जितना ऑयल होता है, जितना टैंक के अंदर ऑयल होता है, वो गर्म होकर फैलता है और गर्म होकर फैलने से वो इस पाइप के जरिए कंजर्वेटर में चला जाता है। तो ब्रीदर में से जो हवा आएगी उसको ब्रीदर जो है खुश्क करेगा, उसमें से नमी को जज़ब करेगा और बिल्कुल जो खुश्क हवा है उसको कंजर्वेटर के अंदर दाखिल करेगा। तो जो बिल्कुल खुश्क हवा है वो ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करेगी और कंजर्वेटर के अंदर ऑयल ठंडा होने के बाद फिर दोबारा मेन टैंक के अंदर वापस चला जाएगा। तो हम बात करते हैं कि ब्रीदर के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से हवा जो है वो खुश्क होती है। तो ब्रीदर के अंदर जो है एक शीशे की ट्यूब के अंदर, एक शीशे के बर्तन के अंदर सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड को भर दिया जाता है और जब हवा जो है ब्रीदर के जरिए ट्रांसफार्मर के अंदर दाखिल होती है तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है या जो ये सिलिका जेल है जो कि दानों की सूरत में होती है, ये हवा में से नमी को जज़ब करती है। और ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सिलिका जेल है ये अपनी दुरुस्त हालत के अंदर जो है वो नीले रंग की होती है। आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है ब्रीदर की, उसमें जो सिलिका जेल भरी हुई है उसमें से कुछ दाने जो है वो पिंक कलर के हैं और कुछ दाने जो हैं वो ब्लू कलर के हैं। तो सिलिका जेल जब अपनी दुरुस्त हालत में होती है तो वो ब्लू कलर की होती है और जैसे जैसे सिलिका जेल अपने अंदर नमी जज़ब करती जाती है तो उसका रंग जो है वो नीले से गुलाबी होता जाता है। तो जब ब्रीदर के अंदर तमाम सिलिका जेल जो है वो गुलाबी कलर की हो जाए, वो पिंक कलर की हो जाए,
तो इसका मतलब ये होता है कि सिलिका जेल इस काबिल नहीं रही कि वो मजीद जो नमी है हवा में से उसको जज़ब कर सके। तो उस वक्त क्या किया जाता है कि ब्रीदर में से सिलिका जेल को तब्दील कर दिया जाता है। ये सिलिका जेल निकाल कर नई सिलिका जेल जो है ब्रीदर के अंदर भरी जाती है। मजीद हम बात करते हैं बकल्स रिले के बारे में। Buckles relay is a safety device which is generally used in large oil immersed transformer rated more than 500 kVA. It is type of oil and gas actuated protection relay. Buckle relay जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदरूनी फॉल्ट से हिफाजत मुहैया करने के लिए लगाई जाती है। यानी कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट वाक़या हो जाता है, या ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है, या ट्रांसफार्मर में ऑयल जो है उसकी कमी वाक़या हो जाती है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा गर्म होगा। वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी क्या होगा, वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा करंट गुजरेगी। तो जब वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा करंट गुजरेगी तो उसके इर्द गिर्द जो ऑयल है उसकी तबखीर वाक़या होगी, वो एवेपोरेट होगा। इसी तरह अगर ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरलोड हो जाता है तो ओवरलोड होने से भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर से बहुत ज़्यादा करंट गुजरेगी, जिसकी वजह से वाइंडिंग के इर्द गिर्द जितना ऑयल टैंक के अंदर मौजूद है वो क्या होगा, एवेपोरेट होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो गैस की शक्ल इख्तियार करेगा। तो जब ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो गैस की शक्ल इख्तियार करेगा तो वो गैस जो है वही बकर रिले को ऑपरेट करने का बायस बनेगी। तो इस वजह से जो बकर रिले है उसको गैस ऑपरेटेड रिले कहते हैं, इसको एक हाइड्रोलिक रिले कहते हैं। और ये बात मैं आपको बताता चलूं कि जो बकर रिले है इसका राब्ता दो सर्किट्स के साथ होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बकर रिले जो है इसका राब्ता जो है वो अलार्म सर्किट के साथ भी है, और बकर रिले का राब्ता जो है वो सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल के साथ भी है। और हम देखते हैं कि ये बकर रिले जो है ये कहाँ पे फिक्स होती है, ये लगी कहाँ पे होती है। तो हम ट्रांसफार्मर की जो मेन डायग्राम है जहाँ पे उसके सारे पार्ट्स को वाज़िया किया गया है, हम एक दफ़ा यहाँ पे फिर आते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है और ऊपर ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक है, और कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक जो है इस दोनों का राब्ता जो है एक पाइप के जरिए है। दोनों टैंक एक पाइप के जरिए जुड़े हुए हैं। तो मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाने वाला जो पाइप है उस पाइप के अंदर जो है वो बकर रिले लगी हुई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मेन टैंक है और मेन टैंक से जो पाइप कंजर्वेटर टैंक की तरफ जा रहा है उसके दरमियान जो है वो बकर रिले लगी हुई है। तो जब क्या होगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो वाइंडिंग के इर्द गिर्द जो ऑयल है वो एवेपोरेट होगा, वो गैस की शक्ल इख्तियार करेगा, और वो गैस इस पाइप के जरिए बकर रिले में से होती हुई जो है कंजर्वेटर में जाएगी, और वो रिले जो है वो बकर रिले को ऑपरेट करने का बायस बनेगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बकर रिले की एक साइड जो है वो जो है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ जुड़ी हुई है, और बकर रिले की जो दूसरी साइड है वो कंजर्वेटर के साथ जुड़ी हुई है। तो जो गैस का प्रेशर बनेगा जब वो बकर रिले में आएगा तो इसके अंदर दो फ्लोट है। एक फ्लोट जो है वो कम प्रेशर पे ऑपरेट होता है, और दूसरा फ्लोट जो ऊपर वाला फ्लोट है वो कम प्रेशर पर ऑपरेट होगा, और जो नीचे वाला फ्लोट है वो ज़्यादा प्रेशर पर जो है वो ऑपरेट होगा। तो जब ट्रांसफार्मर के अंदर जो फॉल्ट है वो दरमियाने दर्जे का होगा, तो जब फॉल्ट दरमियाने दर्जे का है तो उस वक्त क्या होगा, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो उसके नतीजे में जो गैस पैदा होगी, ऑयल की जो एवेपोरेशन होगी, वो गैस का प्रेशर इतना होगा कि वो ऊपर वाले फ्लोट को जो है ऑपरेट करवा सके, तो वो नीचे वाले फ्लोट को ऑपरेट नहीं करवाएगा। तो ऊपर वाला फ्लोट जब ऑपरेट होकर उल्ट जाएगा तो ये जो दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं मरकरी स्विच के, ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, जिससे अलार्म को सिग्नल मिल जाएगा। तो अलार्म बजना शुरू होगा, जो कि ऑपरेटर के लिए इस बात का इशारा होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो कोई फॉल्ट वाकया हो चुका है, तो वो उठ के क्या करे, ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद कर दे। लेकिन अगर जो है ऑपरेटर इस बात का नोटिस नहीं लेता तो ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट की नोयत जो है वो बढ़ती जाएगी।
तो ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट की नोयत बढ़ने से ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो और ज़्यादा गैस की शक्ल इख्तियार करेगा, मज़ीद गैस का प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो वो मज़ीद गैस का प्रेशर जो है वो दूसरे फ्लोट को भी ऑपरेट करवा देगा, जिससे जो दूसरा मरकरी स्विच है इसके कॉन्टैक्ट भी क्लोज हो जाएंगे, और कॉन्टैक्ट के क्लोज होने से ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी, जिससे ट्रांसफार्मर का सर्किट ब्रेकर ट्रिप होकर ट्रांसफार्मर को सप्लाई से अलहदा कर देगा और ट्रांसफार्मर जो है किसी बड़े नुकसान से बच जाएगा। मजीद हम बात करते हैं बुशिंग्स के बारे में। इन मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसफार्मर HV and LV line terminals are taken out from tank through bushings. Transformer bushings provide a very effective insulation between line conductor and earth tank. तो जो बुशिंग्स हैं वो बेसिकली दिखने में जो इंसुलेटर होते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर भी हमें लगे नजर आते हैं इंसुलेटर, दिखने में ये उसके ही होते हैं या उसकी एक टाइप होते हैं, और इनका मेन पर्पस जो होता है वो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में से जो वाइंडिंग के सिरे हैं उनको जो है टैंक से बाहर लाना होता है, और बिल्कुल प्रोटेक्ट अंदाज में इसको बाहर लाना होता है कि कहीं कोई वाइंडिंग का सिरा जो है वो टैंक के साथ ना जुड़ जाए, जिससे क्या होगा टैंक और फेज वायर के दरमियान इंसुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, यहाँ अर्थ और फेज के दरमियान जो है वो इंसुलेशन खत्म होगी, जिससे जो है ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो अर्थ लीकेज वाकया होगी। तो इस चीज को यकीनी बनाने के लिए कि जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के सिरे हैं वो ट्रांसफार्मर के टैंक के साथ या उसकी जो है किसी और हिस्से के साथ ना छू पाए, बल्कि वो बिल्कुल इंसुलेट अंदाज से जो है वो ट्रांसफार्मर टैंक से बाहर हो, ताकि उसको लोड या सप्लाई सोर्स के साथ जोड़ा जा सके। जो है इस मकसद के लिए जो है वो बुशिंग इस्तेमाल होते हैं। इसको हम मजीद देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग या लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो वाइंडिंग का जो सिरा है वो बिल्कुल महफूज अंदाज से बुशिंग के अंदर आ रहा है, ठीक है। इस तरह अगर हम लो वोल्टेज साइड पे भी देखें तो जो वाइंडिंग का सिरा है वो बिल्कुल महफूज अंदाज के अंदर टैंक के किसी हिस्से को छुए बगैर, उसके साथ जो है वो टच हुए बगैर वो टैंक में से बुशिंग के जरिए बाहर आ रहा है। तो जो बुशिंग होते हैं वो पोर्सिलीन मटेरियल के होते हैं, और इनके अंदर जो है ऑयल को भर दिया जाता है, ताकि इनके अंदर किसी किस्म की कोई स्पार्क अगर पैदा हो भी तो उसको ऑयल जो है वो बुझाने का काम दे। और जो बुशिंग है उन बुशिंग्स के साथ आर्किंग हॉर्न्स लगे होते हैं। ये जो आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं ये लोहे के राड होते हैं, जिनको हम आर्किंग हॉर्न्स कहते हैं। और ये आर्किंग हॉर्न्स जो हैं ये अर्थिंग के साथ जुड़े होते हैं। अगर आप देखें तो ये अर्थिंग के साथ जुड़े होते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि जब आसमानी बिजली ट्रांसफार्मर के ऊपर गिरती है तो वो आर्किंग हॉर्न्स के जरिए ग्राउंड हो जाती है, वो अर्थ हो जाती है, वो जमीन दोज हो जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मजीद हम बात करते हैं टैप चेंजिंग स्विच के बारे में। द पर्पस ऑफ टैप चेंजर is to regulate the output voltage of transformer. It does this by alternating the number of turns in one winding and thereby changing the turn ratio of the transformer. There are two types of transformer tap changer. Number 1 on load tap changer, number 2 off load tap changer. तो जो टैप चेंजर है वो बेसिकली ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टैप कहते किसको हैं, टैपिंग्स किसको कहते हैं। तो कोई भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है या कोई भी वाइंडिंग है उसमें से जगह जगह से कनेक्शन बाहर निकालने के अमल को टैप कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक वाइंडिंग है, उसके हम क्या करते हैं जो है दरमियान से एक कनेक्शन ले लेते हैं उस वाइंडिंग के, तो वो सेंटर टैप होगी। एक मजीद जो है आगे जाके उसकी टर्न्स पे कनेक्शन ले लेते हैं, तो वाइंडिंग की टर्न्स में से जगह जगह से कनेक्शन बाहर निकालना जो है वो टैपिंग कहलाता है। इसको हम देखते हैं, जैसे ये एक वाइंडिंग है
तो एक हमने सेंटर से कनेक्शन बाहर निकाल लिया, एक हमने मज़ीद कुछ टर्न्स छोड़ के मज़ीद एक कनेक्शन निकाल लिया, फिर मज़ीद इसी तरह कुछ टर्न्स के फासले पर हम कनेक्शन जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। तो इनको हम टैपिंग्स का नाम देंगे। यहाँ जो 1 से लेके 7 तक हैं ये सारी की सारी टैपिंग्स हैं, यहाँ जो 2 से लेके 8 तक हैं ये सारी की सारी टैपिंग्स हैं। तो टैप चेंजर स्विच क्या करता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जो टैप्स हैं उनको चेंज करता है। टैप चेंज करने का मकसद क्या होता है? टैप चेंज करने का मकसद ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रांसफार्मर जो है उसके वोल्टेज जो हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते, उसके वोल्टेज वक्त के साथ साथ या बढ़ते हैं या कम होते हैं। और ये क्यों बढ़ते हैं क्यों कम होते हैं, ये असल में लोड के तब्दील होने की वजह से बढ़ते हैं या कम होते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर पे लोड जो है वो यकसा नहीं रहता। मिसाल के तौर पर एक ग्रिड स्टेशन के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा है तो ज़रूरी नहीं कि उस पर लोड यकसा हो, क्योंकि दिन के मुख्तलिफ औकात में लोड मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर सुबह के वक्त 8 बजे के करीब तमाम दफातर, तमाम स्कूल कॉलेजेस, तमाम फैक्ट्रियाँ वो क्या होती हैं, उनके खुलने का टाइम होता है। तो उस वक्त ट्रांसफार्मर पे लोड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो जब लोड ट्रांसफार्मर पे ज़्यादा होगा तो ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ने से उसके टर्मिनल वोल्टेज में कमी आएगी। और जैसे जैसे ट्रांसफार्मर पर लोड जो है वो कम होगा तो ट्रांसफार्मर पर लोड कम होने से उसके टर्मिनल वोल्टेज में इजाफा होगा। तो एक अच्छा ट्रांसफार्मर वही है जो आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रखे, क्योंकि ट्रांसफार्मर के वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम होने से भी सिस्टम की कारकर्दगी पर असर पड़ता है। सिस्टम की कारकर्दगी जो है वो कम होती है और जो डिवाइसेस हैं उनके लिए भी कम वोल्टेज जो हैं वो खतरनाक साबित हो सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। और इसी तरह अगर क्या हो, ट्रांसफार्मर के टर्मिनल वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएं, बढ़ेंगे कैसे, लोड जो है वो कम होने से। जैसे ही ट्रांसफार्मर पर लोड कम होगा तो लोड के कम होने से उसके टर्मिनल वोल्टेज में इजाफा होगा। तो ज़्यादा वोल्टेज जो हैं ये भी सिस्टम की कारकर्दगी को मुतासर करते हैं, जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो मुतासर होती है। और वैसे भी जो लोड है उसको उसके रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे तो लोड पर वो बुरा असर डालेगा, उसकी वजह से जो है लोड जो है वो जल सकता है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर के लिए इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वो अपनी आउटपुट पे वोल्टेज जो है उसको कांस्टेंट रखे। तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए टैप चेंजर लगाया जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उन वाइंडिंग्स में से जगह जगह से कनेक्शन लेकर उसको क्या किया जाता है, टैप चेंजर के अंदर ले आया जाता है। ठीक है, टैप चेंजर क्या करता है, उन टैपिंग्स को चेंज करता है। तो टैपिंग्स को चेंज करने से क्या होगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की टर्न्स जो हैं वो बढ़ेंगी या कम होंगी। इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर है जिसको सर्कल किया गया है। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वायर्स जो हैं वो टैप चेंजर के अंदर आ रही हैं और ये जो वायर्स हैं ये क्या की गई हैं, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से जगह जगह से कनेक्शन लेकर उसको टैप चेंजर के अंदर दिया गया है। अब इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मिसाल के तौर पर ये एक वाइंडिंग है, इसका ये फिक्स टर्मिनल है जिसको हमने सप्लाई लाइन के साथ जोड़ दिया, उसके फेस टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, जबकि ये उसका दूसरा टर्मिनल है जिसको हमने न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया और ये एक स्विच है। तो फर्ज करें स्विच जो है वो पोजीशन ए पर है और यहाँ पे ये जगह जगह से टैपिंग्स निकाली गई हैं जो कि ये टैप चेंजर स्विच के अंदर लगाई गई हैं। ये हमारा सारा क्या है जी, टैप चेंजर स्विच है। टैप चेंजर स्विच जो है वो पोजीशन ए पे है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, जो टैप नंबर 8 है इसके स्विच को क्लोज करता हूँ तो क्या होगा, लाइन करंट इस वाइंडिंग में से गुजरेगी
और वो पॉइंट नंबर 8 में से होती हुई न्यूट्रल को जो है वो रिटर्न हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि 8 से लेके 1 तक जितनी वाइंडिंग की टर्न्स थी वो सर्किट से खारिज हो गई, वो वाइंडिंग में से निकल गई। वाइंडिंग के अंदर सिर्फ कौन सी टैप्स रहीं, जो कि लाइन से जो सप्लाई आई वो टैप नंबर 8 के अंदर गई। तो लाइन टर्मिनल और 8 नंबर टर्मिनल के दरमियान जो वाइंडिंग है, जो टर्न्स हैं, वो सर्किट के अंदर रही और 8 नंबर से होती हुई जो है वो न्यूट्रल को रिटर्न होगी करंट। तो 8 नंबर टैप से लेके 1 नंबर टैप तक तमाम वाइंडिंग की टर्न्स जो हैं वो सर्किट से खारिज हैं। तो इस तरह फिर क्या होगा कि वाइंडिंग के अंदर टर्न्स जो हैं वो कम रह गई हैं। तो हमने ये बात सीखी थी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, कि जो टर्न्स होती हैं वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, वो वोल्टेज के रास्त मुतनासब होती हैं। जैसे जैसे ट्रांसफार्मर की टर्न्स में इजाफा करते जाते हैं उसके अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की टर्न्स में कमी करते जाते हैं तो उनके अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो कम होते जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से कुछ टर्न्स जो हैं वो खारिज हो गई हैं, इस वजह से जो है ट्रांसफार्मर की वोल्टेज जो हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। अब अगर हम देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, 4 नंबर टैब जो है इसको क्लोज कर देते हैं और जो 8 नंबर टैब है इसको ओपन कर देते हैं, तो अब क्या होगा, लाइन से जो करंट आएगी वो टैप नंबर 4 में के जरिए न्यूट्रल को रिटर्न होगी। तो अब क्या होगा, टर्न्स जो हैं, टैप चेंजर ने क्या किया है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के अंदर मजीद जो है टर्न्स को ऐड किया है। पहले जो टर्न्स थी वो लाइन टर्मिनल से लेके 8 नंबर टर्मिनल्स तक जो थी वो वाइंडिंग के अंदर शामिल थी, और 8 से लेके 1 नंबर टैप तक जितनी टर्न्स थी वो वाइंडिंग से खारिज थी। अब क्योंकि हमने जो 8 नंबर कनेक्शन है, जो टैप है, उसको ओपन कर दिया है और जो 4 नंबर टैप है उसको हमने क्लोज कर दिया है, तो इस वजह से जो लाइन करंट है वो वाइंडिंग में से गुजरती हुई 4 नंबर टैप में से होती हुई न्यूट्रल को रिटर्न होगी। तो अब क्या हुआ है, 8 से लेके 4 नंबर टैप तक जितनी टर्न्स हैं वो वाइंडिंग के अंदर शामिल हुई हैं, वो वाइंडिंग के अंदर ऐड हुई हैं। तो इस तरह वोल्टेज क्या होंगे, पहले की निस्बत बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो वोल्टेज होते हैं वो टर्न्स के रास्त मुतनासब होते हैं, वो टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टैप चेंजर बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब लोड बढ़ता है तो लोड के बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज कम होंगे, तो टैप चेंजर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली खुदकार निज़ाम के तहत टैपिंग्स को चेंज करेगा और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर कुछ टर्न्स को दाखिल कर देगा, शामिल कर देगा, जिससे वोल्टेज बढ़कर फिर दोबारा अपनी कांस्टेंट वैल्यू पर आ जाएंगे। इसी तरह अगर ट्रांसफार्मर पर लोड जो है वो कम होता है तो लोड के कम होने से क्या होगा, ट्रांसफार्मर के टर्मिनल वोल्टेज में इजाफा होगा। तो टैप चेंजर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली खुदकार निज़ाम के तहत वो ट्रांसफार्मर में से, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में से कुछ टर्न्स जो है उसको निकाल देगा। तो टर्न्स को निकालने से क्या होगा, वोल्टेज कम होंगे और कम होकर दोबारा अपनी नॉर्मल वैल्यू पर, अपनी रेटेड वैल्यू पर आ जाएंगे। तो मजीद हम इसमें देख लें कि जो टैप चेंजर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑन लोड टैप चेंजर, दूसरा होता है ऑफ लोड टैप चेंजर। तो जो ऑन लोड टैप चेंजर होता है उसमें ट्रांसफार्मर का लोड बंद किए बगैर, यानी कि ऑन सप्लाई पर टैपिंग्स को तब्दील किया जा सकता है। तो क्यों चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के टैप चेंजर्स के अंदर कोई ना कोई मीडियम इस्तेमाल किया गया होता है। मिसाल के तौर पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड या ऑयल या वैक्यूम, कोई ना कोई ऐसा मीडियम इस्तेमाल होगा। जब टैपिंग्स के कॉन्टैक्ट्स ओपन होंगे
और क्लोज होंगे तो उस दौरान जो आर्क पैदा होगा उस आर्क को बुझा सके। तो ऑन लोड टैप चेंजर ऐसे टैप चेंजर होते हैं जो सप्लाई बंद किए बगैर या लोड को बंद किए बगैर जो है टैपिंग्स को तब्दील कर पाएं। जबकि ऑफ लोड टैप चेंजर जो होते हैं वो ऐसे टैप चेंजर होते हैं जिनमें अगर टैपिंग्स को चेंज करना है तो टैपिंग्स को चेंज करने के लिए पहले ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद करना पड़ेगा, पहले लोड को ऑफ करना पड़ेगा और ऑफ करने के बाद जो है वो टैप चेंजर्स के जरिए टर्न्स को टैपिंग्स को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा मीडियम इस्तेमाल नहीं होता, कोई ऐसी मीडियम मिसाल के तौर पर ऑयल, गैस या वैक्यूम जो कि क्या करे जब टैपिंग्स के कॉन्टैक्ट ओपन होंगे या क्लोज होंगे तो उस दौरान जो है जो आर्क पैदा होगा, जो शोला पैदा होगा उसको बुझा सके। मजीद हम बात करते हैं ऑयल गेज के बारे में। आ लेवल गेज इज अ टाइप ऑफ लेवल सेंसर, a device used to measure the level of fluid. A magnetic level gauge include a floatable device that can float both in high and low density fluid. तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो ऑयल होता है और उस ऑयल का लेवल बताने के लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर एक ऑयल गेज लगाई जाती है जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक जो है उसका डायल होता है और दूसरा जो है उसकी फ्लोट होता है। तो फ्लोट आप देख रहे होंगे, मैंने इसको हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है कि फ्लोट, और दूसरा इसका जो हिस्सा होता है वो डायल होता है। तो डायल को ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर लगा दिया जाता है और जो फ्लोट होता है इसको ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो है वो फेंक दिया जाता है और ये ऑयल के ऊपर तैरता है। तो जो फ्लोट होता है ये बेसिकली लेवल सेंसर होता है, ये ऑयल के ऊपर तैर कर ऑयल के लेवल को जज करता है और डायल के ऊपर जो है उस ऑयल की रीडिंग जो है कि ऑयल जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर कितना है, उसकी रीडिंग जो है वो डायल के ऊपर शो होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल को चेक करना क्यों ज़रूरी है। तो हमें इस बात का पता है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो दो काम सर अंजाम देता है। एक तो ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग मुहैया करता है, तो अगर ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल का लेवल जो है वो उसकी असल रेटिंग से, उसकी नॉर्मल वैल्यू से कम है तो ट्रांसफार्मर की कूलिंग जो है वो अफेक्ट होगी, जिससे ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म होगा और गर्म होकर उसके जलने का अंदेशा है। और दूसरा ये कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो वाइंडिंग्स के दरमियान, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के दरमियान इंसुलेशन का काम करता है। तो अगर ऑयल लेवल जो है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम होगा तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के दरमियान शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर को जलने से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर एक ऑयल गेज लगाई जाती है जो कि ट्रांसफार्मर को, जो कि ऑपरेटर को ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल बताती है। तो अगर ट्रांसफार्मर में मौजूद ऑयल का लेवल कम हो तो ऑपरेटर जो है वो इस बात की निशानदही करता है और ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल जो है वो मज़ीद डाल दिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल का लेवल जो है वो कम होता कैसे है, तो हमें पता है ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वो एवेपोरेट होता है। वाइंडिंग का दर्जा हरारत बढ़ने से, कोर का दर्जा हरारत बढ़ने से जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल है वो गैस की शक्ल इख्तियार करता है और वो गैस जो है वो प्रेशर रिलीफ पाइप के ज़रिए या रिलीफ वेंट के ज़रिए, जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने किया था, उसके ज़रिए वो गैस का प्रेशर जो है वो टैंक में से खारिज होता रहता है। और अगर ये प्रेशर खारिज ना हो तो ट्रांसफार्मर का टैंक जो है वो फट सकता है। तो गैस का प्रेशर खारिज होने का मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर में से ट्रांसफार्मर टैंक में से जो ऑयल है वो बाहर खारिज हो रहा है, क्योंकि जो गैस बाहर खारिज हो रही है वो असल में ऑयल है जो कि गैस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो वो गैस जो है जब बाहर खारिज होगी तो ट्रांसफार्मर में टैंक के अंदर जो ऑयल का लेवल है वो कम होगा।
तो इस वजह से ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर ऑयल गेज लगाई जाती है जो कि वक्तन फ़वक्तन ऑयल का लेवल बताती रहती है। मज़ीद हम बात करते हैं इंसुलेशन के बारे में। द इंसुलेशन in the majority of power transformer consists of both oil and cellulose paper pressboard. The solid insulation is divided into major and minor insulation structure. The major insulation system includes barriers, spacers and clamps, while the minor insulation consists of winding insulation. ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरह की इंसुलेशन इस्तेमाल होती हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर हैं उनके अंदर इंसुलेशन के लिए जो है वो ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है, और ऑयल जो है ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन के साथ साथ ट्रांसफार्मर की कूलिंग का काम भी करता है। तो बड़े ट्रांसफार्मर्स में ऑयल इस्तेमाल होता है, जबकि जो छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिनको हम अडाप्टर का नाम देते हैं, जो कि 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 6 वोल्ट या 3 वोल्ट आउटपुट निकालते हैं, उनके लिए इंसुलेशन की गर्ज से पेपर इस्तेमाल होता है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर्स हैं अगर उनमें ऑयल इस्तेमाल किया जाए तो उनकी कीमत में एक तो इजाफा हो जाता है, दूसरा उनके साइज़ में इजाफा हो जाता है, तीसरा उनकी ट्रांसपोर्टेशन में उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना जो है वो खासा मुश्किल होता है। तो आजकल ऑयल की जगह ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन और कूलिंग की गर्ज से उसके अंदर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस इस्तेमाल हो रही है, जिसको SF6 गैस भी कहते हैं। ऐसा करने से ट्रांसफार्मर के साइज़ में कमी आती है, उसकी कीमत में कमी आती है, उसके वेट के अंदर कमी आती है और ट्रांसफार्मर की कारकर्दगी भी बेहतर होती है। आज के लिए इतना ही। तो इसके अलावा भी मज़ीद ट्रांसफार्मर के पार्ट्स हैं जिसके अंदर फ़ैन, कूलिंग पम्प्स और रेडिएटर और काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उन पर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा।